नमस्कार मेरे प्यारे YouTube के साथियों, मैं हूं मिस्टर एक्स और आज आपके लिए एक और बहुत ही कमाल की और ज़बरदस्त कहानी लेकर के हाजिर हो चुका हूं। साथियों, आज की कहानी पुलिस डिपार्टमेंट से जुड़े हुए एक शख्स की है। आपने कभी न कभी ब्रह्मडाकिनी का नाम तो सुना ही होगा। आखिर क्या होती है ब्रह्मडाकिनी, और जब उस पुलिस अफसर का सामना पहली बार उस ब्रह्मडाकिनी से हुआ तो उसके साथ क्या हुआ कि वो उसे देखकर अपने होश हवास खो बैठा। यह कहानी मुझे मेरे एक अंकल जी ने सुनाई है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि मेरे जो अंकल जी हैं वो पुलिस में कांस्टेबल हैं और उनकी ड्यूटी फिलहाल में पंजाब में है। तो उन्होंने ही अपने एक सीनियर अफसर के साथ घटी एक घटना का जिक्र मेरे साथ किया है। हालांकि वह उस घटना में शामिल नहीं थे, क्योंकि जिस जगह पर उनकी फिलहाल में पोस्टिंग हुई है उसी जगह पर उनके एक सीनियर अफसर ने 15 साल पुराने एक बहुत बड़े घटनाक्रम को सुलझाया था। और 15 साल पहले हुए उस हादसे की वजह से पूरा गांव डर के साए में जी रहा था। गांव में हर दिन किसी न किसी की मौत हो रही थी। गांव के बच्चे और बच्चियां गायब हो रही थी। लेकिन फिर आज से 2 साल पहले वहां पर एक ऐसा बड़ा अफसर आया जिसने इस पूरी मुसीबत को जड़ से खत्म किया और उस आत्मा को मुक्ति भी दिलाई जो 15 सालों से अपने साथ हुए अन्याय को लिए भटक रही थी। साथियों, कहानी को आगे बढ़ाएं उससे पहले मैं आपसे एक ज़रूरी बात और कहना चाहूँगा। अगर आप में से कोई साथी अपने साथ बीती हुई कोई डरावनी घटना या अपने रिलेटिव के साथ घटा कोई डरावना हादसा हो, तो अगर आप उसे मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं ताकि हमारी जनता को आपकी स्टोरी पता चल सके, तो आप मुझे अपनी स्टोरी भेज सकते हैं। इसके लिए आपको अपने फ़ोन में वॉइस रिकॉर्डिंग में अपनी पूरी कहानी बयां करनी होगी और फिर मुझे व्हाट्सएप पर सेंड कर दीजिए। डिस्क्रिप्शन में नीचे व्हाट्सएप का लिंक आपको मिल जाएगा। और दूसरी बात, मैं हमेशा की तरह आपसे यही कहूँगा कि अगर अब तक भी आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो इस रिश्ते से जुड़ जाइए, क्योंकि रिश्ता जब दिल से जुड़ेगा तब मुझे कहानी सुनाने में मज़ा आएगा और आपको सुनने में मज़ा आएगा। और हाँ, जितने भी लोग कहानी सुन रहे हैं वो कमेंट्स में अपना एक प्यारा सा और छोटा सा परिचय ज़रूर बता दें, ताकि आखिर में अपने कुछ लॉयल फ्रेंड्स के नाम ले सकूं। तो चलिए अब ज़्यादा टाइम ख़राब ना करते हुए आज की स्टोरी को शुरू करते हैं। और आज की स्टोरी आप मेरे ही पर्सपेक्टिव से सुनने वाले हैं। हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। एक भयानक सन्नाटा पसरा था। शुभमन आंखें बंद किए कांपता हुआ पागलों की तरफ सिर्फ दौड़े जा रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। मानो वो रात के घोर अंधेरे में फंसता जा रहा है जिसकी सुबह होना संभव नहीं। शुभमन रोशनी की आस में डर के मारे थके पैरों का दर्द नजरअंदाज कर भागा ही जा रहा है। शुभमन की हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि आंखें खोलकर सामने का दृश्य देखे कि वो कहाँ है। देर तक दौड़ते रहने से उसे अब चक्कर आने लगे। वो बहुत थक गया। अब कदम बढ़ाना मुश्किल था। शुभमन ने दौड़ने की गति धीमी की और धीरे धीरे अपनी आंखें खोलने की कोशिश करने लगा। उसने आधी ही आंख खोली और देखा वो एक नदी के ऊपर बने पुल पर है। मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? यहाँ कौन सी जगह है? शुभमन मन ही मन इस तरह के कई सवाल खुद से ही करने लगा। शुभमन को अंधेरे से बहुत डर लगता था। उसे ऐसा लगता जैसे कोई डरावना चेहरा उसे घूर रहा है। उसका गला सूख रहा था। हाथ पैरों के रोंगटे खड़े थे। शुभमन वीरान सी जगह को सहमी नजरों से घूरने लगा। डर से उसकी आवाज नहीं निकल रही थी, मानो किसी ने उसकी आवाज छीन ली हो। तभी किसी ने उसका गला पीछे से पकड़ा। धीरे धीरे पकड़ में कसक आने लगी। शुभमन का दम घुटने लगा। उसकी आंखें बाहर आने लगी। शुभमन होश खोया सा कुछ समझ नहीं पा रहा था। तभी उसने किसी तरह गले को छुड़ाने के लिए प्रयास किया, पर उसके गले पर जो हाथ था शुभमन के धीरे से छूने पर वो उसके हाथ में आ गया। एक सड़ा गला सा हाथ जिसमें से कई डरावने कीड़े रेंगते हुए शुभमन के हाथ पैर पर गिरने लगे। ये सब देख शुभमन जोर से चीखा, मगर ये क्या, उसकी तो आवाज ही गायब है। वो कुछ सोचता इससे पहले ही एक दूसरा हाथ गले को छोड़कर उसके बालों तक पहुंचा। वो डरावना साया उसे बालों से पकड़कर पूल के नीचे ले गया।
नीचे कई तरह के अजीब कीचड़ में सने लोग ढोल पीट रहे थे, जिसके कपड़े जहां तहां से जले हुए थे। उन अजीब लोगों का चेहरा सफेद फूली हुई लाश सा दिख रहा था। वो लोग वहां पर दाह संस्कार के लिए जल रहे इंसान को निकालकर उसका मांस खा रहे थे। शुभमन उन सबको सदमे से देख रहा था। तभी उन लोगों की नजर शुभमन पर पड़ी। वो लोग धीरे धीरे शुभमन की तरफ बढ़ने लगे। शुभमन पैर पीछे खींचने लगा। धीरे धीरे वो लोग शुभमन के एकदम नजदीक पहुंच गए। शुभमन को कुछ गिला गोंद सा महसूस हुआ। वो जैसे ही नीचे झुका, उसने देखा कि उसे पता ही नहीं चला कि वो कब दलदल में जा पहुंचा। शुभमन ने जब सामने देखा तो वो लोग गायब हो चुके थे। शुभमन अब अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था। वो जितना हिलता उतना ही अजीब गोंद नुमा चिपचिपे दलदल में धंसता जाता। तभी उसके पीछे एक औरत, जिसके बदन की चमड़ी सड़ चुकी थी, उसके बाल जहां तहां से मांस सहित उखड़े हुए थे, उसकी दोनों आंखें गायब थी। वो बहुत डरावनी लग रही थी। वो शुभमन के सर पर हाथ रख उसे उसी दलदल में डुबाने लगी। शुभमन डूबने ही वाला था कि वो पूरे जोर से चीखा। तभी शुभमन की आंख खुली। वो सपना देख रहा था। उसने कुछ बड़बड़ाया। गांव वालों ने जो बताया था, क्या यही थी वो डाकनी? हरियाणा के करनाल जिले के छोटे से गांव से 26 वर्षीय पतला लंबा आकर्षक व्यक्तित्व वाला शुभमन अपने काम के प्रति बहुत जागरूक और खुले व्यक्तित्व का इंसान था। वो भूत और भगवान में बिल्कुल विश्वास नहीं रखता था। ये धारणा उसकी तब बनी जब उसके पिता की आतंकवादियों ने मुठभेड़ में हत्या कर दी। उसके पिता एक आस्तिक थे। भगवान में बहुत आस्था थी उनकी, और शुभमन को भी भगवान की गाथा सुनाते थे। नन्हे शुभमन का तब अटूट विश्वास जुड़ गया भक्ति से। उसे लगता प्रहलाद मीरा की तरह उसके बुलाने पर भी भगवान आएंगे और उसके पिता को ढूंढकर उसके सामने ला देंगे। पर ऐसा हुआ नहीं। सारी दुआ बेकार गई और शुभमन के पिता की मृत्यु शुभमन की बालपन में ही हो गई, जिसकी लाश काफी मशक्कत के बाद भी किसी को बरामद नहीं हुई, जिसका उस पर काफी बुरा असर पड़ा। शुभमन ने ठान लिया था कि वो अफसर बनेगा और अपराधी को जरूर पकड़ेगा। शुभमन अपनी मां के साथ अकेला रह गया। शुभमन का बचपन काफी मुश्किल हालातों में बीता। उसने ट्यूशन पढ़ाकर पार्ट टाइम करके खुद की पढ़ाई पूरी की। बात को 15 साल बीत चुके थे। शुभमन अब एसपी शुभमन चौधरी बन चुका था। शुभमन करनाल में 4 वर्षों से पोस्टेड था। उसने कई अपराधी संगठन को पकड़ा, पर वो अब भी अपने पिता के हथियारों से कोसों दूर था। वो पागलों की तरह अपने पिता के और उस अनजान आतंकवादी संगठन के क्लू इकट्ठा करते रहता। 2 दिन पहले ही शुभमन की पोस्टिंग पाकिस्तान के बॉर्डर से सटे पंजाब के पठानकोट के सुजानपुर में हुई। यहाँ लगातार लोगों व छोटी बच्चियों की गायब होने व महिलाओं के मानसिक संतुलन बिगड़ने के मामले आ रहे थे। सुजानपुर खूबसूरत वादियों व तरह तरह के वन्य जीव, खूबसूरत जंगल होने से टूरिस्ट प्लेस बन चुका है, पर बढ़ते मामलों की वजह से लोगों में दहशत का माहौल था। सभी की सभी तरह की धारणाएं थी। कोई इसे टोना टोटका कहता तो कोई बूढ़ी शक्तियों का कारनामा। कई ग्रामीणों ने उत्थान से छूटे जंगली जानवर द्वारा लोगों के खा जाने की आशंका जताई। तभी पुलिस की एक टीम ने काफी सोच विचार कर एसपी शुभमन की पोस्टिंग मामले की गंभीरता से जांच के लिए पर्यावरण विभाग में पठानकोट के सुजानपुर में दे दी। जब गांव वासियों को पता चला कि एसपी शुभमन चौधरी वहां की जांच के लिए आएंगे, तो उन्होंने खास शुभमन के लिए चिट्ठी लिखकर भेजी, जो ऑफिस से आने के बाद शाम को उसके घर पर पहुंची। शुभमन ने चिट्ठी पढ़ी, जिसमें लोगों ने जितनी भी घटनाएं हो रही उसके लिए ब्रह्मा डाकिनी को जिम्मेदार ठहराया और शुभमन को सतर्क होने की हिदायत दी, क्योंकि उनके हिसाब से डाकनी ने ही शुभमन को यहां आने के लिए मजबूर किया है। शुभमन खुद में बड़बड़ा रहा था, क्या ऐसा भी होता है? कहीं बताइए, अच्छा मजाक है। शुभमन हल्की मुस्कान लिए खत को घूरे जा रहा था। तभी अचानक किसी का हाथ शुभमन के कंधे पर आया। शुभमन चौंक कर पीछे घुमा। पीछे शुभमन की मां थी। शुभमन एक लंबी सांस लिए खत को छिपाते हुए हाथ पीछे कर ड्रॉर में रख देता है। हंसते हुए वो बोला, मां तुम भी ना, मुझे हार्ट अटैक आ जाता तो। मां तभी चिढ़ते हुए बोली, तू भी ना बबुआ, कुछ भी बोलता रहता है।
ऐसा बोला तो कभी बतियाएंगे नहीं तुमसे, समझे? तभी माँ की शिकायतें शुरू होती हैं शुभमन से। शुभमन की माँ बहुत दुखी थी पोस्टिंग को लेकर, पर शुभमन ने उन्हें समझाया कि माँ, ये ड्यूटी है और मैं तेरा बहादुर बेटा हूं, मुझे कुछ नहीं होगा। वहां के लोग प्रॉब्लम में हैं, उन्हें ऐसे छोड़कर हम घर से आराम से रहेंगे तो तनिको अच्छा बात नहीं हो सकता है। माँ, तू ही तो कहती हैं लाचारों की सेवा करना चाहिए। तभी माँ रुआं से स्वर में कहती हैं, बातें बनाना तो आता है तुमको खाली, कितनी बार कहे हैं, तुमरे बगैर हमरा अकेले मन नहीं लगता जरा भी। जहां जाया कर हमको भी साथे ले जाया कर, शादी कर ले, कम से कम घर तो काटने को नहीं दौड़ेगा हमको। जितने रिश्ते लाए हैं तुमको उन्हें देखने की फुर्सत भी नहीं। शुभमन ने कहा, माँ, हम मिशन पर रहते हैं, वहां जान का खतरा रहता है, तुमको कहीं कुछ हो गया तो? हम पापा को तो खो चुके, तुमको नहीं खोना चाहते, तुमरे सिवा मेरा है ही कौन। तभी दोनों गले मिलते हैं और रात का खाना खाकर सो जाते हैं। उसी रात शुभमन को अजीब सपना आता है जिसमें वो खुद को पुल पर पाता है और कोई और उसे दलदल में खींच रही थी। ऐसा डरावना सपने से वो चीखकर तुरंत जागता है। शुभमन का बदन पूरा पसीने से लथपथ था, उसकी धड़कन बहुत तेज चल रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था उसने जो डरावना दृश्य देखा उसका क्या मतलब था, पर उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और एक बुरा सपना समझ बात को भूल गया। तभी शुभमन ने फोन की तरफ देखा, सुबह के 3 बज रहे थे। उसने फ्रिज से पानी निकालकर पिया, एक सिगरेट पी जो अक्सर वो बेचैन या परेशान होने पर लगाता था, और फिर सो गया। आज सुबह शुभमन मां से विदा लेकर पहुंचने वाला है पठानकोट के सुजानपुर। शुभमन मां से विदा लेकर पठानकोट के सुजानपुर के लिए निकल चुका था। सफर लंबा था। शुभमन अपनी जीप में एक ही बात सोच रहा था। उसने कई केस सॉल्व किए, मगर पता नहीं वो अपने पिता के हत्यारे तक पहुंच पाएगा कि नहीं। यही सब सोचते हुए शुभमन ने आधे से ज्यादा सफर तय किया। शुभमन अब सुजानपुर के निकट आ चुका था। खूबसूरत वादियां और जंगल से घिरा छोटा सा सुंदर नगर, जिसकी प्राकृतिक सुंदरता व उद्यान देखने सालों भर लोग आते रहते। शुभमन इनकी खूबसूरती में खोने लगा। शाम होने को थी। शुभमन गाड़ी ड्राइव करके थक चुका था। वो अब उसी जंगल के पास पहुंच चुका था जहां से लोग गायब हो रहे थे। उसने फ्रेश होने के लिए जंगल को क्रॉस करते वक्त गाड़ी रोकी और सिगरेट पीने लगा। शाम होने वाली थी, बरसात का मौसम था, तो जंगल में कोहरा भरने लगा। तभी शुभमन ने गाड़ी के शीशे में गौर किया। एक औरत काले कपड़ों में चेहरे को पूरी तरह कवर किए शुभमन को ही घूरे जा रही थी। उसकी आंखें किसी जंगली जानवर की तरह चमक रही थीं। शुभमन उसे देखने जंगल की तरफ मुड़ा, पर वहां कोई नहीं था। पर शुभमन वापस गाड़ी के शीशे में देखने लगा। वो आकृति शुभमन को अब भी घूर रही थी। बारिश की वजह से मिट्टी पर फिसलन थी। शुभमन गिरते पड़ते आकृति की दिशा में दौड़ा। शुभमन जंगलों में उसका पीछा करने लगा। तभी वो आकृति अचानक उसके सामने आ गई। शुभमन ने एकदम शांत खुद को संभाले उस आकृति को देखकर पहचानने की कोशिश कर रहा था। शुभमन बड़बड़ाया, ये तो वही औरत है जो कल सपने में देखी थी। अचानक उस औरत की दोनों आंखें गायब हो गईं। वो बड़ा सा मुंह फाड़कर बहुत जोर से चीखने लगी, जिससे शुभमन को ऐसा लग रहा था मानो उसके दिमाग की सारी नसें एक साथ फट जाएंगी। शुभमन के नाक से खून आने लगा। वो किसी तरह नाक पर रुमाल लिए उस औरत की तरफ बढ़ा। तभी किसी ने शुभमन का पैर कसकर पकड़ लिया। शुभमन ने चिढ़ते हुए पैर की तरफ देखा। उसका पैर उसी समूह में से एक अजीब आदमी ने पकड़ा हुआ था, जो शुभमन के सपने में आकर उसके सामने लाश खा रहा था। एकदम फूला हुआ, उसके बदन की सारी चमड़ी उतारी हुई थी। गले पर कई सारे कील ठोके हुए थे। उसकी आंखें निकाली जा चुकी थी। शुभमन ये सब देखकर बेचैन होने लगा। शुभमन ने घबराते हुए धड़धड़ाते हाथों से उसकी नब्ज देखी। वो मर चुका था। शुभमन ने एम्बुलेंस और पुलिस फोर्स को फोन किया। शुभमन हैरान हुए बॉडी को डर भरी आंखों से घूरे जा रहा था। आखिर ये मरा हुआ है तो उसका पैर पकड़ा किसने? वो औरत तब तक गायब हो चुकी थी। वो कहां गायब हो गई? थोड़ी देर बाद एक पुलिस जीप आई, जिसमें छोटे दरोगा भगत राम जी थे, महिला कांस्टेबल सपना रानी, एक सीनियर हवलदार।
अब्बू हसन थे और सिपाहियों की एक टुकड़ी भी साथ थी। ये सब सुजानपुर थाने से ही थे। आते ही सबने एसपी शुभमन का स्वागत किया और शुभमन को सैल्यूट किया। सबने अपना परिचय दिया। 30 वर्षीय दरोगा भगत राम भूत प्रेतों में विश्वास करते थे। वो ऐसी जगहों से बहुत डरते थे। उनको घूसखोरी की लत थी। वह इस स्वभाव के चलते कार्य में भी लापरवाही करते थे। 22 वर्षीय सपना रानी छोटे समाज से थी और अपने बाल विवाह से भागकर पुलिस फोर्स में आई थी। 35 वर्षीय अब्बू हसन, जो कि इस ग्रुप के सबसे उम्र में सबसे सीनियर थे, स्वभाव के काफी नेक थे और हमेशा अपनी ड्यूटी निभाते थे। सभी पंजाब से ही थे। बात आग की तरह फैली। कुछ गांव वाले भी इकट्ठा हुए। कुछ को हादसे की तफ्तीश के लिए बुलाया गया। दरोगा भगत राम ने कहना शुरू किया, सर, ये आदमी की 12वीं लाश है। गत 2 महीनों से गुमशुदगी के काफी ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। कितनों की तो लाश ही नहीं मिली। वन जीव उद्यान व टाइगर रिजर्व होने से ये आशंका लगाई जा रही है कि ये कार्य किसी जंतु का होगा। ये बोलते हुए डर से वो आंखें इधर उधर करते हुए बोली, स्थानीय लोग ब्रह्म डाकनी का नाम लेते हैं, जिसको लेकर काफी दहशत है। शुभमन ने कहा, भगत राम, क्या आपने जंगल का मुआयना किया? क्या लोगों के परिवार से पूछा हादसे के दिन क्या कर रहे थे? वन्य विभाग का डेटा निकाला कि कहीं कोई जंतु गायब तो नहीं? भगत राम सकपकाते हुए बोला, सर, डाकिनी। शुभमन बात काटते हुए बोला, आज से रोज रात आपकी ड्यूटी रही जंगल के चक्कर लगाने की। भगत राम रोती हुई शक्ल बनाते हुए बोला, सर, रहम कीजिए। डाकनी ने हमको कुछ कर दिया तो हमारी बीवी बच्चों का क्या होगा? अभी हमारी उम्र ही क्या है? भगत राम की बात पर सभी हंसने लगते हैं। शुभमन ने कहा, ये ड्रामा बंद कीजिए दरोगा जी, आप अकेले नहीं जाएंगे, आपके साथ अब्बू जी और मैं भी रहूंगा। तभी सपना बात को काटते हुए शुभमन से बोली, सर, मुझे भी इस मामले की जिम्मेदारी दी जाए, मैं भी साथ चलूंगी। भगत राम जोर से बोला, हाँ सर, दी जाए। एक लोग ज्यादा होगा तो डरने का डर थोड़ा कम होगा। शुभमन भगत राम को घूरते हुए सपना से बोले, पर सपना, ये बहुत रिस्क का काम है। आप इसमें जुड़िए, पर रात की पेट्रोलिंग टीम में आने की परमिशन नहीं मिल सकती आपको। सपना बोली, सर प्लीज, हमको भी जुड़ना है। कांस्टेबल सपना भी पेट्रोलिंग टीम का हिस्सा बनने के लिए एसपी शुभमन से जिद करने लगती है। तभी सीनियर कांस्टेबल अब्बू हसन शुभमन को घटनास्थल का मुआयना करवाने ले जाते हैं। शुभमन और अब्बू सपना और भगत को छोड़ आगे बढ़ते हैं। तभी अब्बू शुभमन से कहते हैं, सर, पिछले महीने ही सपना की छोटी बहन भी गायब हो गई हैं। हम लोगों ने काफी खोजा पर वो नहीं मिली, जिससे मामले को लेकर सपना थोड़ी गंभीर और झपाती है। शुभमन अब्बू की बात सुनकर सपना को भी टीम में पेट्रोलिंग की परमिशन दे देता है। तब तक रात हो चुकी थी। तभी शुभमन ने कहा, आगे की कार्यवाही कल से थाने से शुरू होगी, अभी सभी अपने घर जाइए, मेरे अगले ऑर्डर का वेट कीजिए। भगत राम की तरफ देखते हुए बोले, और जल्द से जल्द लाश का पीएम रिपोर्ट हमें मेल कीजिए। सभी अपने अपने घर की ओर निकल पड़ते हैं। शुभमन का क्वार्टर दिखाने व उसकी सुरक्षा के लिए 2 सिपाहियों शुभम ने के काफी मना करने पर भी विभागीय रूल का हवाला देकर भगत राम ने साथ कर दिए। देर रात 11 बजे शुभमन क्वार्टर पर पहुंचा, जो कि एक बहुत पुराने बंगले सा लग रहा था, जो चारों तरफ सिर्फ जंगल ही दिख रहे थे। वन विभाग की ड्यूटी से शुभमन को वन्य क्षेत्र का आवास दिया गया था रहने के लिए। घर काफी पुराना था, जिससे अजीब और डरावना लग रहा था। दोनों जवान आते ही घर के बाहर पहरेदारी करने लगे। शुभमन ने लाइट जलाई, सभी अपने लिए कॉफी बनाई और अपने बेडरूम में घर के बारे में लैपटॉप पर सर्च करने लगा। सर्च पर उसने देखा, ये घर बहुत पुराना है। शुभमन से पहले यहाँ पति, गर्भवती पत्नी व उनकी 2 बेटियां रहती थी। एक दिन अचानक ही दोनों बेटियां गायब हो गई। वो पति की लाश सड़ी गली हालत में मिली। तभी लोगों ने पत्नी को देखा, जो पागल हो चुकी थी। लोगों को लगा इसी ने अपने पूरे परिवार को पागलपन में मारा है। इसीलिए कुछ उत्पाती गांव वालों ने सरपंच व मुखिया के उसे डायन करार देने पर बहुत पीटा, जिससे उसकी दोनों आंखें फूट गई। उन्होंने उसे घर में बंद कर घर को आग लगा दी, जिससे महिला व उसका बच्चा भी गर्भ में ही मां के साथ जल गया।
जिसके बाद कई लोग गायब हुए। फिर अचानक ये सब बंद हो गया और पिछले 2 महीने से फिर चालू हो गया। लोगों के कथन अनुसार यही गर्भवती औरत मरने के बाद बन गई ब्रह्मडाकिनी, जो आज भी लोगों की दिखती हैं। देर रात जो भी जंगल से गुजरता वो गायब हो जाता, जैसे सभी लोग गायब हो रहे। इस घटना के बाद घर को सरकार ने खरीद लिया व मरम्मत करके इसे सरकारी क्वार्टर बना दिया गया। शुभमन की न्यूज पढ़ते कब आंख लगी उसको खबर तक नहीं। शुभमन के सोते ही लैपटॉप पर बटन खुद दबने लगे, ऐसा लग रहा था कोई उन्हें दबा रहा हो, और डेस्क पर उसी डरावनी औरत की आत्मा की तस्वीर आई जो शुभमन को जंगल में दिखी थी। वो आत्मा बेहद डरावने तरीके से चिपचिपे पदार्थ को लपेटे धीरे धीरे शुभमन की तरफ बढ़ने लगी। पूरे घर की लाइट ऑन ऑफ होने लगी और वो औरत शुभमन के एकदम करीब पहुंच गई। हालांकि शुभमन नींद में था तो उसे कुछ भी पता नहीं चल पा रहा था। वो शुभमन के कान में कुछ खुसफुसाने लगी, जिससे नींद में ही शुभमन को बेचैनी होने लगी, पर वो इतना थका हुआ था कि उसकी नींद खुल नहीं पाई। रात बीती, सुबह हुई। शुभमन अलसाई अंगड़ाई लेते हुए उठा। वो नहा धोकर फ्रेश हो जैसे ही डाइनिंग टेबल पर पहुंचा, नाश्ता तैयार था। शुभमन सोच में पड़ गया, ये नाश्ता किसने बनाया? तभी पीछे से आवाज आई, सलाम साहब। शुभमन मुड़ा। उसके सामने एक अधेड़ उम्र की औरत खड़ी थी, जिसके बाल बिखरे हुए थे। वो काफी डरावनी लग रही थी। शुभमन ने आदेशात्मक स्वर में कहा, आप कौन? उसने कहा, जी मेरा नाम सरला है। मैं इस घर की देखरेख और सफाई करती हूँ, यहीं पास में रहती हूँ। देर रात को आपकी गाड़ी देखी तो आ गई, पर साहब मैं रात के वक्त काम पर नहीं आऊंगी। शुभमन ने संतुष्टि भरे स्वर में कहा, ठीक है माता जी। पर सरला के माथे पर पसीना साफ दिख रहा था। वो और भी कुछ कहना चाहती थी, पर शुभमन नाश्ते की टेबल पर बैठ गया। बूढ़ी औरत किचन की तरफ चली गई। शुभमन ने जैसा ही पराठे को खाने के लिए उठाया, उसे हाथ पर कई सारे कीड़े पराठे से निकलकर गिरने लगे। उसने सब्जी और ब्रेड को देखा। सब्जी में भिंडी की जगह उसे भुने हुए बिच्छू दिखने लगे। जैम भी बहुत ही सड़ा हुआ था। ब्रेड लग रहा था जैसे कई सालों पुराना है। ये सब देख शुभमन ने सहमते हुए झटके से खुद को टेबल से दूर किया। बर्तनों की गिरती हुई आवाज से सरला भागी आई। सरला ने घबराते हुए सहमे शुभमन से पूछा, सांप क्या हुआ? शुभमन ने डर भरी आंखें से सरला की तरफ देखते हुए कहा, यह कैसा खाना बनाया आपने? यह भी कोई खाने की चीज है? सरला ने फेंके सामान की तरफ इशारा करते हुए कहा, क्या हुआ साहब, खाना पसंद नहीं आया? शुभमन ने फेंकी प्लेट की तरफ देखा तो दंग रह गया। उसमें तो सब सही खाना ही था। थाने जाने का समय हो चुका था। शुभमन ने सोचा, थकान की वजह से उसको सारे वहम हो रहे हैं। वो सरला को बाहर खाने का बोल थाने के लिए निकल पड़ा। थाने पहुंचते ही शुभमन को बाहर ही सपना और अब्बू मिल गए। सबने सबको गुड मॉर्निंग और जय हिंद किया। सामने की चाय टपरी पर चाय पी और साथ ही केबिन की तरफ जाने लगे, जहां तीनों ने देखा दरोगा भगत राम भारी भरकम शरीर लिए एक कुर्सी पर खुद बैठे, एक पर पैर रख, वर्दी की शर्ट को दीवार पर लगी कील पर टांगे, 2 सिपाहियों से कंधे की मसाज करवा रहे। रिपोर्ट लिखने वाली टेबल पर चाय समोसे के नाश्ते रखे हुए थे। फोन पर फुल वॉइस में गाना चल रहा, टिंकू हमारा सिनेमा का दीवाना, जोर जोर से गाए गाना, ऐसी विलन जैसे बातें ना कर, बन जा हीरोइन, धड़का दे जिया, पल पल ना माने टिंकू जिया। सपना ने खसते हुए भगत राम की तरफ इशारा करते हुए अपने मुंह पर हाथ रख शुभमन को धीरे से कहा, सर यही है इनकी असली ड्यूटी। शुभमन ने सारे सिपाहियों को हटा दिया और दरोगा के पीछे जाकर खड़ा हो गया। दरोगा? शुभमन को सिपाही समझकर बोला, का ससुरा तुमरा हाथ में का कारण दाब दिया जो रुक गया? नाश्ता करके नहीं चला था क्या? शुभमन जोरदार आवाज में बोला, नहीं कहो तो मसाज पार्लर ले चले। शुभमन को देखते ही दरोगा सकपका उठता है। अरे सर आप? शुभमन ने कहा, हाँ हम। इस थाना को क्या बना रखा है आपने? बारात में आए हैं जो खातिरदारी ले रहे हैं, कहिए तो सस्पेंड कर देते हैं, आराम कीजिएगा फिर। दरोगा जी डरते हुए स्वर में बोले, नहीं नहीं सर। शुभमन गुस्से से बोले, 2 मिनट में अपना और थाना दोनों को ठीक कीजिए।
और पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहाँ है? भगत राम बोले, सर वो हॉस्पिटल से फॉरेंसिक का कॉल आया था, मिलने बुलाए हैं। शुभमन ने कहा, ठीक है, हम और अब्बू जी जा रहे हैं हॉस्पिटल, तब तक सब सही हो जाना चाहिए। ये कहते हुए शुभमन और हवलदार अब्बू डॉक्टर का स्टेंटमेट लेने जाते हैं और दरोगा जी जल्दी से काम में लग जाता है। शुभमन के अस्पताल पहुंचते ही अब्बू जीप को पार्किंग एरिया में साइड करने लगे। तब तक शुभमन अकेले ही अस्पताल में दाखिल होता है। वहां दाखिल होते ही अंधेरे से शुभमन को कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था। अस्पताल पूरा खाली था। तभी उसे दाएं पैर के तलवे में जलन होने लगी और तेज दर्द होने लगा। लग रहा था मानो कोई कील ठोक रहा है। शुभमन ने झटके से जूता उतार फेंका। तड़पते हुए तलवों को देखा, उसे कोई आकृति सी उभरती नजर आ रही थी। शुभमन ने जैसे ही उसे छूना चाहा, तब तक आकृति शुभमन के तलवे को चीरते हुए बड़ी सी मकड़ी बाहर निकली और उसके चेहरे पर चिपक गई। शुभमन के तलवों से खून निकला जा रहा था। वो दर्द से चीखने लगा। शुभमन ये सब देख बहुत घबरा गया। उसे वहीं औरत कई जगह दिखने लगी। शुभमन चलकर बाहर जाने की विफल कोशिश करने लगा, पर तेज खून बहने से उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और शुभमन की आंखें बंद होने लगीं। कुछ देर बाद शुभमन ने धीरे धीरे आंखें खोली। उसे धुंधला धुंधला अब्बू का चेहरा दिखने लगा। शुभमन उसी अस्पताल में एक डॉक्टर के केबिन में था। अब्बू जी चिंतित से पूछने लगे, सर आप ठीक हैं? आपको क्या हुआ था सर? शुभमन ने कहा, क्या हुआ था मुझे? वो औरत कहाँ है? मेरा पैर कैसा है? अब्बू इधर उधर देखते हुए बोले, सर कौन सी औरत? आपके पैर तो ठीक ही हैं, सलामत हैं दोनों। आप चक्कर खाकर गिर गए थे। डॉक्टर ने कहा, बीपी डाउन हो गया अचानक, तो आपको होश में लाने के लिए हमने आपके चेहरे पर पानी के छींटे मारे। खुदा की रहमत है कि आप जल्दी से होश में आ गए। शुभमन ने होश में आते ही पैर देखा तो बिल्कुल सही था। शुभमन कुछ समझ नहीं पा रहा था उसके साथ क्या हो रहा है। शुभमन को सोच में डूबे। फिर अब्बू ने पूछा, क्या हुआ सर? शुभमन ने बातों को छुपाते हुए कहा, कुछ नहीं, चलिए पोस्टमार्टम डॉक्टर से मिलना है। दोनों रिपोर्ट लेने डॉक्टर के पास पहुंचते हैं। शुभमन डॉक्टर से बोले, क्या पता चला डॉक्टर इसकी मौत कैसे हुई? डॉक्टर ने कहा, सर इसकी मौत को हुए 48 घंटे यानी 2 दिन हो चुके हैं। ये जो इसके आंखों पर जो जख्म है और गले में 8-10 कीले चुभी हैं, इसने खुद को ही चुभों कर मारा है, क्योंकि अगर कोई और मारता तो इसके हाथ पर या कहीं जख्म के निशान होते नहीं। हथेली पर कील को जोर से पकड़ने के निशान साफ दिख रहे हैं और जब ये खुद को मार रहा था तो ये होश में नहीं था और इसने काले कपड़े पहन रखे हैं। शुभमन ने सोचते हुए कहा, तो डॉक्टर क्या ऐसा हो सकता जिसने इसने मारा उसने इसे हिमोटाइज किया हो, क्योंकि खुद को कोई बेहोशी में इतनी बुरी तरह कैसे मार सकता है? डॉक्टरों ने कहा, हाँ हो भी सकता है, या ये भी कि शायद ये कोई टोटका या विद्या कर रहा हो, क्योंकि इसके कपड़े पर कई लोगों के खून के धब्बे भी हैं, पर पता लगाना तो आपका ही काम है। मैंने तो वजह बता दी। ये कहते हुए डॉक्टर ने रिपोर्ट उनको दे दी। शुभमन और अब्बू हॉस्पिटल से बाहर आते हैं। तभी अब्बू हसन शुभमन से पूछता है, साहिब जी क्या विचार हैं आपके? क्या इसने खुद को मारा होगा? शुभमन कुछ सोचते हुए बोले, अरे अब्बू जी, ये तो गांव जाकर ही पता चलेगा। आपने देखा कितना अजीब था। ना तो उस दिन कोई इसके घर वाले घटना स्थल पर आए और ना ही आज ही बॉडी की शिनाख्त के लिए पहुंचे। अब्बू जी चलिए साहिब, गांव से ही पूछताछ शुरू करते हैं। पर शुभमन बात काटते हुए बोले, पर क्या? अब्बू ने कहा, वो सर सपना की बहन लापता है, उसको भी साथ ले लेते तो ठीक था। शुभमन एक लंबी सांस लेते हुए बोले, ठीक है अब्बू जी, चलिए फिर थाने से ही होते हुए चलते हैं, देखते हैं भगत राम क्या कारनामा हुलिया बदले होंगे थाने का। दोनों हंसते हुए कार से थाने की तरह निकलते हैं। कार चलाते हुए शुभमन को कुछ याद आया। उसने अपने पॉकेट में हाथ दिया और एक कागज निकाला। ये वही चिट्ठी थी जो गांव वालों ने शुभमन को लिखी थी। शुभमन में फोन पर उंगलियां घुमाई और कॉल लगाया। कॉल पिक हुआ। जय हिंद सर, शुभमन बोलना शुरू करता है। पांडे जी, मैं आपको एक फोटो भेज रहा हूं।
पता करके बताइए इसका फिंगरप्रिंट क्रिमिनल डेटाबेस में है कि नहीं, और थोड़ा राइटिंग की फॉरेंसिक जांच भी करवाइए। तभी उधर से पांडे जी हुलसाए हुए बोले, जी सर जी, काम हो जाएगा। शुभमन पांडे जी को याद करते हुए बोले, का पांडे जी मन तो लग रहा है ना करनाल में। पांडे जी थोड़ा चिंता में बोले, का सर जी, आपके बगैर कोई केस देखने को मन नहीं करता। कागज का इंफॉर्मेशन निकलवा कर कल तक आते हैं मिलने आपसे। शुभमन खुश होते हुए बोले, वाह पांडे जी का गजब बात किए, फैन हो गए आपके तो ठीक है, आइए मिलते हैं फिर। पांडे जी ने कहा, ओके सर, जय हिंद, और फोन कट होता है। गजनंद पांडे जी जो हेड कांस्टेबल थे और बहुत ईमानदार थे, वो उम्र में शुभमन से बड़े थे पर शुभमन के अंडर काम करते थे। शुभमन ने पांडे जी ने साथ कई केस करनाल में सॉल्व किए थे। अब गाड़ी थाने के आगे रुकती है। गाड़ी के पहुंचते ही दरोगा जी पसीने पसीने हुए थाने से निकलती हैं और कहते हैं, सर आइए सर, हमने 2 टंच फिनिशिंग कर दी सर जी। भगत राम की बातें सुन शुभमन के साथ बाकियों के चेहरे पर भी मुस्कान आ जाती है। शुभमन दरोगा को छेड़ते हुए बोले, वैसे भगत राम चमक तो आप भी रहे हैं। भगत शर्मिली आंखों से बोले, क्या सर, आप भी, आपकी महिमा है जो आप जैसे शानदार सीनियर के साथ रहने का मौका मिल रहा है। तब तक दोपहर के 12 बज चुके थे। सभी लंच करते हैं। दोपहर 2 बजे के करीब भगत राम, अब्बू, सपना और शुभमन सभी गांव की तरफ निकलते हैं। गांव पहुंचते ही शुभमन और सपना एक टीम और भगत और अब्बू दूसरी टीम बना गांव की अगल अलग दिशा में पूछताछ के लिए जाते हैं। भगत राम, अब्बू गांव वालों से लाश की फोटो देखकर उसे पहचान पूछने लगते हैं। दूसरी तरफ शुभमन और सपना भी तस्वीर दिखा गांव वालों से पूछताछ करते हैं। लाश को कोई पहचान नहीं रहा था, जिसका पता पूछते पूछते शुभमन एक सुनसान पतली सी संकरी गली, जिसमें बहुत कम जगह होती है, जहां उसे वहीं औरत दिखाई देती है। रुको, मैंने कहा, रुको। ये कहते हुए शुभमन उसके पीछे जाने लगता है। शुभमन के पीछे सपना भी उसी दिशा में जाने लगती है। वो डरावनी औरत बड़ी तेजी से आगे बढ़ रही थी। शुभमन ने गौर से देखा तो वह चल नहीं रही थी, बल्कि जमीन से थोड़ा उठकर हवा में तेजी से आगे बढ़ रही थी। शुभमन उसके पीछे दौड़े जा रहा था। सर रुकिए, रुकिए सर, ये कहते हुए सपना भी उनके पीछे भाग रही थी। शुभमन तेज आवाज में धमकाते हुए कहता है, रुक जाओ वरना गोली मार दूंगा। तभी वो औरत एक टूटे हुए घर के सामने रुकती है और शुभमन के पीछे मुड़ती है। वो औरत शुभमन को देखकर एक डरावनी मुस्कान से मुस्कुराती है। शुभमन धीरे धीरे गन पॉइंट किए उसकी तरफ बढ़ने लगता है, पर शुभमन के पैर आगे नहीं बढ़ते। तभी वो देखता है उस पर एक पेड़ गिरने वाला है। वो औरत वहां से गायब हो जाती है और पेड़ शुभमन पर गिरने लगता है। शुभमन जोर देकर हाथ से उसे रोकने की कोशिश करता है। तभी सपना वहां आ जाती है। दोनों किसी तरह पेड़ को विपरीत दिशा के धकेलने में कामयाब होते हैं, जिसमें शुभमन को हल्की खरोंचे भी आ जाती है। सर आप ठीक हैं? शुभमन हाँ में सर हिलाता है और भगत और अब्बू दोनों को यहाँ की लोकेशन पर आने को कहते हैं। तब तक शुभमन और सपना घर में दाखिल होते हैं। घर की दीवारों में जगह जगह दरारें आई थीं। सारा सामान पुराना व जर्जर हालत में था। टूटे बेड, टेबल, खिड़की के शीशे, पूरे घर में मकड़ी जाला बुन चुकी थी। जमीन पर धूल और गंदगी बिखरी पड़ी थी। दिन में भी रात का माहौल था। शुभमन और सपना धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। एक कमरे से उन्हें किसी की जोर जोर से रोने की आवाज आ रही थी। मोबाइल की लाइट जलाकर दोनों उस कमरे की तरफ बढ़ते हैं। कमरे में हर जगह खून बिखरा था। जमीन पर तंत्र मंत्र का सामान पड़ा हुआ था। शुभमन मोबाइल लाइट इधर उधर घुमाने लगा। तभी उसे एक तस्वीर दिखी। ये तस्वीर उसी मरे हुए आदमी की थी जिसकी पहचान वो गांव में करने आए थे। रोने की आवाज तेज हो गई थी। शुभमन तेजी से कमरे की तरफ बढ़ा। वहां एक लड़की अपना मुंह दोनों हाथों से ढके जोर जोर से रोए जा रही थी। शुभमन और सपना उस लड़की की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगे। वो लड़की से थोड़ी दूरी पर रुक जाते हैं। लड़की अब भी हाथों से अपना चेहरा ढंके जोर जोर से रोए जा रही थी। सपना थोड़ा पास जाते हुए पूछती है, कौन हो तुम?
कोई जवाब नहीं मिलने पर सपना फिर सख्ती से कहती है, कुछ पूछ रही हूं तुमसे, बोलो कौन हो तुम। फिर से चिल्लाते हुए सपना बोली, बोलो। लड़की अचानक अपने चेहरे से हाथ हटा लेती है, जिसे देख सपना और शुभमन दोनों सहम जाते हैं। उस लड़की के मुंह पे खून लगा था और कपड़ों पर यहां वहां मांस के टुकड़े गिरे हुए थे, जैसे उसने किसी जानवर को खाया हो। लड़की की आंखें सफेद हो चुकी थीं, उसके हाथ पैर पर चमड़ी ही नहीं थी, बाल बिखरे से वो बहुत डरावनी लग रही थी। सपना ने जैसे ही उसे देखा सहमी सी बोल पड़ी, सुचिता तू? सपना लपकर शुभमन से कहती है, सर ये मेरी छोटी बहन है सुचिता। सुचिता तू यहाँ क्या कर रही है? कहाँ नहीं ढूंढा तुझे? तू कहाँ थी? ये तेरी हालत किसने की? ये कहते हुए सपना आंसू के आंसू आ गए और सपना सुचिता की तरफ बढ़ने लगी। शुभमन को कुछ सही नहीं लग रहा था। उसने खतरा भांपते हुए कहा, रुक जाओ सपना, सपना रुको। पर तभी सुचिता दीदी दीदी कहते हुए रोते हुए उसकी तरफ बाहें फैला देती है, जिससे सपना शुभमन की बातों का दरकिनार कर आगे बढ़ जाती है। शुभमन फिर रोकता है, सपना रुको, सुचिता होश में नहीं है। पर सपना नहीं सुनती। आगे बढ़ते ही सुचिता सपना को लपकर गले लगा लेती है, जिससे शुभमन थोड़ी देर गण नीचे कर देता है। पर सुचिता धीरे धीरे बाहें कसने लगती है, जिससे सपना का दम घुटने लगता है और सुचिता डरावनी आवाज में जोर जोर से हंसने लगती है। किसी को नहीं छोड़ूंगी, सब मरेंगे, मेरे रास्ते में आने वाले सारे लोग मरेंगे, खा जाऊंगी सबको, खा जाऊंगी मैं। मेरे मामले में आने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? सुचिता कहते हुए जोर जोर से चीखने लगी। शुभमन जोर से सुचिता पर चिल्लाता है, सुचिता छोड़ उसे, वो तेरी बहन है, छोड़ उसे, छोड़ वरना गोली चल जाएगी। पर सुचिता सपना को और ज्यादा कसकर पकड़ लेती है, जिससे सपना की सांसें थमने लगती हैं। शुभमन गन से हवाई फायर करता है, पर गोली चलती ही नहीं। तभी सुचिता जोर जोर से चीखने लगती है, जिससे शुभमन का सर चकराने लगता है। वो होश खोने लगता है और वो कानों पर हाथ रख आंखें कसकर बंद किए जमीन पर गिरकर चीखों से तड़पता है। तभी सुचिता जोर से सपना के गले पर काटती है, जिससे सपना के गले से खून निकलने लगता है और सपना दर्द से छटपटाने लगती है। पर सुचिता सपना के गले में दांत धंसाती चली जाती है, जिससे बहुत सारा खून निकलने लगता है और सपना की आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। वो बेजान होकर वहीं गिर जाती है। शुभमन भी दर्द से कराह रहा था, सपना भी बेहोश थी। तभी कमरे में हवलदार अब्बू और दरोगा भगत राम आते हैं। भगत राम सुचिता के पैर पर शूट करते हैं, जिससे सुचिता गिरकर बेहोश हो जाती है। सभी को अस्पताल ले जाया जाता है, जहां सपना के गले पर पट्टी बंधी थी और सुचिता सदमे में थी। उसे कुछ याद नहीं था। सपना को 1 हफ्ते में अस्पताल से डिस्चार्ज मिलने वाला था। वहीं सुचिता शारीरिक और मानसिक दोनों से ही बहुत बीमार थी, तो उसे अभी कुछ दिन अस्पताल में ही रहना था। शुभमन को हल्की चोटें ही आई थी, वो बिल्कुल ठीक था। शुभमन सुचिता और सपना का हाल चाल पूछ अस्पताल से बाहर निकलता है, जहां भगत राम और अब्बू जी कुछ गांव वालों के साथ पहले से थे। भगत राम शुभमन से बोले, सर जी, ये लोग आपसे मिलना चाहते हैं। तभी एक बूढ़ा आदमी दोनों हाथ जोड़ते हुए शुभमन के सामने गिड़गिड़ाने लगता है, साहेब मेरा कोई नहीं, मेरा बच्चा कल जंगल लकड़ी लाने गया रहा, अब तक लौट के नहीं आया, रहम कीजिए मालिक। ऐसे ही 8-10 लोग अपने अपने बच्चे की गुहार लिए शुभमन के सामने गिड़गिड़ाने लगते हैं। तभी शुभमन सबको ढांढस बंधाते हुए कहता है, शांत रहिए सभी, दुखी मत होइए, मामले की जांच मैं खुद कर रहा हूं, लापरवाही को कोई गुंजाइश नहीं। क्या आप लोगों को किसी पर शक है? सभी डर भरी आंखों से एक दूसरे को देखने लगते हैं। तभी मंदिर का पुजारी गुस्से भरी आंखों से कहने लगता है, साहेब ये वहीं डाकनी कर रही हैं सब। कहते हैं जब भी कोई गर्भवती स्त्री की अकाल मृत्यु होती है और उसका रीति रिवाज के साथ दाह संस्कार नहीं किया जाए, तो वो प्रेत योनि में डाकनी बनती है। जैसे किसी भी इंसान को उसकी मृत्यु याद नहीं रहती कि वो कैसे मरा, वैसे ही वो भी मौत से पहले के कुछ पल भूल चुकी है।
इसके लिए मरने से पहले उसके साथ की हुई ज्यादती में उसे जो भी याद है सबको मार डालेगी, वो सबको। तीनों बच्चे इसी गांव वाले ने छीने हैं। कहे थे हम सबको, सिर्फ अपने फायदे के लिए ज्यादती मत करो, मत मारो उसे। पर मेरी ईक नहीं सुनी पापियों ने। अब वो एक एक को मारती रहेगी जब तक उसके बच्चे उसे मिल नहीं जाते। शुभमन आश्चर्य से कहता है, पर बाबा उसके बच्चे तो उसी के साथ जल गए थे ना, फिर क्यों ऐसा करेगी? तभी वो पुजारी कांपते हुए कहता है, मरे नहीं, जिंदा हैं, उसके बच्चे जिंदा हैं, उन्हें जल्दी खोज वरना सब मरेंगे, सब के सब। शुभमन, अब्बू और भगत राम चौंक कर एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं। सभी गांव वालों के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। एक अजीब डर, सभी के मन में दहशत थी। अगले पल कौन उनके बीच रहेगा कि नहीं। एक औरत गुस्से से शुभमन की तरह इशारा कर कहती है, मैं कुछ नहीं जानती, अगर मेरे बच्चे को कुछ भी हुआ ना एसपी तो थाना फूंक देंगे हम और वहीं आत्मदाह कर लेंगे। मेरे बच्चे को खोज लाओ, पता नहीं किस हाल में भूखा प्यासा होगा। मुझे मेरा बच्चा चाहिए, पता नहीं जिंदा भी है या नहीं। ये कहते हुए वो शुभमन के पैर पर गिड़गिड़ाने लगती हैं। उसी के साथ सभी गांव वाले गुस्से और डर में कहने लगे, हाँ, वैसे भी वो डाकिन नहीं छोड़ेगी। अगर हमारे बच्चे नहीं मिले तो सभी थाने के सामने आत्मदाह कर लेंगे। शुभमन पुजारी की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हुए भरोसा दिलाते हुए आगे बढ़ता है। भगत राम शुभमन से कहने लगा, सर क्या सोचा है आपने? कमिश्नर साहिब का कॉल आया था, बोल रहे थे कि मामले को जल्द से जल्द सुलझाने की कोशिश करें, नहीं तो मीडिया में बात फैली तो पुलिस की बदनामी होगी और ये खूबसूरत जगह खंडहर बन जाएंगी। शाम हो चुकी थी। शुभमन कहता है, ये मामला तो जितना सोचा था उससे भी ज्यादा पेचीदा होता जा रहा है। जल्द ही कुछ करना होगा वरना बहुत देर हो जाएंगी। शाम गहरा चुकी थी। भगत राम और अब्बू शुभमन को क्वार्टर जाकर रेस्ट करने के लिए कहते हैं, पर शुभमन कहता है, भगत राम, अगर हम लोग इसी तरह आराम करते तो गांव तबाह हो जाएगा। आपने देखा ना कैसे बच्चे बच्चियों के माँ बाप रो रहे थे। आराम भूल जाइए और थाने चलिए, हमें काम पर ध्यान देना ही होगा। चलिए मिसिंग केस की फाइल चेकिंग के लिए। भगत राम और अब्बू तेज स्वर में कहते हैं, सर। यस सर। गाड़ी थाने की तरफ मुड़ती है, जहां पहुंचकर सभी गुमशुदगी की रिपोर्ट जांच करने लगते हैं और एक केस की दूसरे केस से समानताएं मिलाने लगते हैं। शुभमन अपने ऑफिस में अकेले बैठकर लैपटॉप पर उस औरत के बारे में और जानने की कोशिश करने लगता है, लेकिन उसे नहीं पता उसके ऊपर चलते पंखे के पास दीवार से चिपकी औरत शुभमन को घूरे जा रही थी। वो धीरे धीरे रेंगते हुए आगे बढ़ने लगती है, गर्दन और पैरों को मोड़ते हुए सामने की रखी अलमारी के ऊपर ही बैठ जाती है। वो डरावनी औरत शुभमन को घूरे जा रही थी। तभी वो औरत एक फाइल नीचे धकेलती है। शुभमन जैसे ही अलमारी की तरफ देखता है, औरत गायब हो जाती है। शुभमन उस बहुत पुरानी फाइल को उठाकर उसके ऊपर की धूल मिट्टी साफ करता है और फाइल खोलते ही चकित हो जाता है। शुभमन खुद से ही बड़बड़ाने लगता है, ये तो 25 साल पहले की उसी औरत की गुमशुदगी की रिपोर्ट है जो हर जगह दिखती है, जिसे गांव वाले डाकनी कहते हैं। शुभमन फाइल पढ़ने लगता है, जिससे उसे पता चलता है कि इस औरत का नाम बबीता था। ये तब 23 साल की थी और किसी दूसरे राज्य से एक रात लापता हो गई थी। शुभमन के अचरज का ठिकाना नहीं था। वो खुद से ही सत्य को नकारते हुए कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है? किसी और राज्य के थाने की गुमशुदगी की इतनी पुरानी फाइल यहाँ इस वक्त कैसे? शुभमन सोच ही रहा था कि तभी भगत राम आते हैं और कहते हैं, सर, जितनी भी बच्चियां लापता हुई उनकी उम्र 10 से 12 साल के बीच थी और लड़के 25 से 30 के करीब के थे। तभी अब्बू जी आए, कहने लगे, सर, जितने भी मिसिंग लोग हैं सारे अमावस की रात को ही गायब हुए हैं और सब में एक समान बात है कि जिसके परिवार में 2 बच्ची और 1 बच्चा है, उन्हीं परिवार के सदस्य गायब हुए हैं और घटनास्थल पर सबूत के तौर पर बिखरी हुई राख ही मिली है। शुभमन कुछ सोचते हुए बोले, दरोगा जी भगत राम, आप लोग सारे परिवार वालों से जाकर एक बार फिर से पूछिए
उन्होंने क्या देखा था उस दिन? मुझे ये पुजारी भी कुछ ठीक नहीं लग रहा। पता लगाइए जरा, जिस जिस दिन लोग गायब हुए ये कहाँ था? शुभमन बात कर ही रहा था कि उसका फोन बजने लगता है। शुभमन कॉल पिक करता है और कहता है, हेलो माँ, प्रणाम। उधर से माँ बोली, खुश रहो बेटे। क्या रे, तुमको तनिको हमारा ख्याल नहीं आता है? एक बार भी याद नहीं आती मेरी? शुभमन ने कहा, नहीं माँ, ऐसा नहीं, हम काम में थे, घर जाके करने ही वाले थे बात तुमसे। माँ ने कहा, झूठ नहीं बोल, ज्यादा 10 बार लगाए हैं। परेशान हो गए, अब जाकर लगा है कॉल तुम्हारा। क्या हुआ, तबीयत ठीक तो है ना बेटे? ज्यादा काम नहीं किया करो, आराम कर लिया कर। शुभमन ने कहा, ठीक है, कर लेंगे, अब रखते हैं, ध्यान रखना अपना। माँ ने कहा, अरे सुन तो, खाना खाए कि नहीं? शुभमन ने कहा, माँ खा लेंगे, आप खा लो, आराम करो, काम कर रहे। ठीक है। ये कहते हुए शुभमन फोन रख देता है। फाइल्स को चेक करने में रात के 1 बज जाते हैं। शुभमन सभी को घर भेज देता है और खुद भी क्वार्टर की तरफ निकल जाता है। रास्ते में उसे जंगल भी क्रॉस करना था। जब वो जंगल के रास्ते पर पहुंचता है तो उसे साइड मिरर में सपना का रिफ्लेक्शन दिखता है। शुभमन सोचने लगता है कि ये सपना यहाँ क्या कर रही हैं, पर कुछ दूर आगे बढ़ने के बाद रिफ्लेक्शन गायब हो जाती है, जिससे शुभमन कुछ समझ नहीं पाता। वो तेजी से क्वार्टर की तरफ बढ़ता है। वहां पहुंचते ही जैसे ही शुभमन घर में कदम रखता है और जैसे ही घर की दीवारों को छूता है, घर एकदम चेंज हो जाता है। वो औरत शुभमन को 25 साल पहले का एक दृश्य दिखाती है, जिसमें वो औरत अपनी दोनों बेटियों की छोटी बना रही थी, उनके साथ खेल रही थी। तभी कोई घर में दाखिल होता है, जिससे डरकर औरत अपने बच्चों को छिपा देती है। तभी लाइट कट जाती है। शुभमन जैसे तैसे मोमबत्ती खोजकर जलाता है, पर मोमबत्ती के धुआं में एक अजीब डरावनी आकृति उभरती है और वो साया चिखते हुए हवा में गायब हो जाता है। शुभमन चीखकर मोमबत्ती नीचे फेंकता है। तभी लाइट वापस आ जाती है। शुभमन बार बार आते ऐसे वहम से परेशान हो चुका था। हैरान सा हुआ वो नहाने के लिए बाथरूम की तरफ बढ़ता है। शुभमन जब नहाकर आईने में अपना चेहरा देखने जाता है तो उसे बड़े बड़े अक्षरों में खून से हेल्प मी लिखा हुआ मिलता है। शुभमन ये देख चौंक जाता है। वो हाथ से आईने पर लगे खून को टच करता करके उसे सूंघ कर देखता है। ये तो खून ही है, वो भी ताजा। शुभमन बाहर निकलकर देखता है, बाहर कोई भी नहीं था। शुभमन बाहर खड़े गार्ड्स से पूछता है। गार्ड्स कहते हैं, साहब यहां तो कोई भी आया गया ही नहीं। शुभमन गार्ड को आईने पर लगे खून की जांच करवाने का आर्डर देता है और कमरे में जाकर जो जाता है। सुबह उठते ही बूढ़ी औरत शुभमन के लिए नाश्ता लाती है और थोड़े संकुचाए स्वर में कहती है, साहब क्या हुआ? वो औरत कौन थी, कुछ पता चला? महिला शुभमन से जानकारी को रेतते हुए बोली, बच्चे औरत गायब हो रहे हैं, इसकी तहकीकात में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही ना? शुभमन ने कहा, नहीं काकी, कोई सबूत या कोई गवाह हाथ नहीं आ रहा। इसके पीछे कौन है कहना मुश्किल है। हम घूम फिरकर एक ही जगह पहुंच रहे हैं, पता नहीं क्या हो रहा है। तभी वो औरत अजीब तरह से मुस्कुराते हुए बोली, साहब छोटी मुंह बड़ी बात, माफी चाहती हूं। आप लोग डाल और पात पात चल रहे हैं, जहां इसकी जड़ है वहां पहुंचिए ना। इतने लोग झूठ तो नहीं कह रहे होंगे। आखिर औरत और सरपंच का इतना चर्चा है, कुछ तो कहानी होगी ना। हम तो कहते हैं सरपंच तक पहुंचिए। शुभमन थोड़ा परेशान हुए कहता है, पर काकी 20-25 साल पहले की घटना है, किसे याद? कौन सरपंच होगा? सबसे पूछेंगे तो बहुत समय बर्बाद होगा। आखिर पूछें किससे जो सही पता बता सके? औरत शातिर तरीके से बातों को घुमाते हुए बोली, फिर तो वही बता सकता है जो घर घर जाता हो, जिस पर लोग बहुत विश्वास करते हों। साहिब पुजारी तो बहुत सालों से हैं, उसे तो घर घर की खबर रहती है, उसकी बहुत इज्जत है, पूजा पाठ हर जगह करवाते फिरता है। एक बार उससे पूछ कर देखिए जरा। शुभमन आश्वासन स्वर में कहता है, ठीक है काकी, आपकी बातों पे गौर करूंगा। नाश्ता समाप्त कर शुभमन थाने के लिए निकलता है। थाना पहुंचकर उसे पता चलता है कि उसके घर पर जो खून मिला था वो किसी 22 से 23 वर्षीय लड़की का था।
शुभमन अब्बू को पंडित जी को थाने पूछताछ के लिए बुलाने कहता है और भगत राम को गांव वालों से बातचीत करने भेज देता है और एक चाय का ऑर्डर देता है। कुछ देर में चाय आ जाती है। शुभमन फाइल पढ़ रहा था, तभी कोई चाय उसकी तरफ बढ़ाता है। शुभमन नजरे फाइल पर गढ़ाए चाय लेने के लिए हाथ बढ़ाता है, पर उसे चाय के कप के साथ किसी के गीले लंबे नाखून का आभास हुआ। शुभमन चाय की तरफ देखता है। एक जला हुआ हाथ शुभमन की तरफ कप बढ़ा रहा था, जिसमें चाय की जगह काला खून था। वो लड़का बहुत ही भयानक था। हर जगह से उसका चेहरा छपटा हुआ था। उसके सर पर बहुत बड़ा घाव था, जिससे उसका आधा सर सड़कर कंधे पर गिरा हुआ था। वो लड़का शुभमन की तरफ चाय बढ़ाता है। शुभमन चीखते हुए हाथ मारकर चाय को हटा देता है। शुभमन के चीखते ही वो लड़का फिर कहता है, साफ चाय। अचानक शुभमन देखता कि वो लड़का तो बिल्कुल ठीक है और चाय भी सही है। शुभमन उससे चाय ले उसे जाने कहता है। हाथ मुंह धो खुद को शांत करता है और खुद से ही कहता है, इस मामले का जल्द ही निपटारा करना होगा। शुभमन थोड़ा परेशान हुआ। चाय पीकर लैपटॉप चलाने लगता है। शुभमन फाइल पढ़ ही रहा था, तभी कोई उसका कैबिन खटखटाता है। सर में आई कमीन, यस प्लीज कहते हुए शुभमन लैपटॉप पर कुछ काम करने लगता है। वो आदमी खुश होते हुए तेजी से शुभमन को सैल्यूट करता है। जय हिंद सर। शुभमन की नजर ऊपर उठती है। शुभमन खुशी से उछल पड़ा। पांडे जी आप आइए, बैठिए और बताइए पांडे जी कैसा सब, मेरी माँ ठीक है? पांडे जी ने कहा, हाँ सरकार सब ठीक है। शुभमन ने कहा, हम जो फोटो भेजे थे उसका क्या हाल है? पांडे जी बोले, सर जी वहीं बताने आया हूं, और भी एक जानकारी हाथ लगी है जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था। कौन सी जानकारी पांडे जी? पांडे जी फिर कहते हैं, सर ये जो खत है इसका पता इसी एरिया के मंदिर का है। क्रिमिनल डेटा में लहरीनाथ पंडित का नाम आता है और आपके पिताजी जो गायब हुए थे ना, पता चला है वो भी लास्ट टाइम इसी एरिया में लोकेट हुए थे। यहाँ वो एक साइको किलर का केस लेकर आए थे और खबर आई कि अचानक आतंकी हमले में गायब हो गए। शुभमन के मुंह से अचानक सहमा और उसे हिला देने वाला शब्द निकलता है, क्या आप सच कह रहे पांडे जी? पांडे जी बोले, हाँ सरकार, कल ही खबरी की जानकारी पर आपके पिता के साथ काम करने वाले कुलिक से मिलने गए। वो आखिरी समय में था। उसने हमें ये बात बताई। उसकी याददाश्त चली गई थी। वो बहुत बीमार था तो कुछ कह नहीं पाया ज्यादा। थैंक यू पांडे जी, हम बता नहीं सकते आपने कितनी बड़ी खबर दी है हमें। थैंक यू सो मच सर, ये तो मेरा फर्ज था। शुभमन और पांडे जी बात कर ही रहे थे कि हवलदार अब्बू हसन पंडित जी को लिए केबिन में आते हैं। शुभमन पंडित जी पर तंज कसते हुए कहता है, आइए आइए पंडित जी, क्या बात है? जिधर देखो आपके ही चर्चे गूंज रहे हैं। जितना ये मामला हाईलाइट नहीं, उससे ज्यादा तो आप फेमस हो गए हैं। पंडित जी जरा परेशान होते हुए बोले, आखिर बात क्या है सर, मैंने क्या किया है? शुभमन नाटकीय गुस्से से कहता है, आपको नहीं पता आपने किया है, ये भी हम ही समझाएं आपको। पंडित जी घबराते हुए बोले, मैंने कुछ नहीं किया है। शुभमन खत दिखाते हुए जोर से चिल्लाते हुए बोला, अगर आपने कुछ नहीं किया तो ये क्या है? अगर आपने कुछ नहीं किया तो वारदात के समय क्या करने जंगल जाते हैं? उसके बच्चों के जिंदा होने की खबर आपको किसने दी? डाकनी सबको ले गई तो आपको क्यों बख्शा? कहीं आप ही तो नहीं जो डाकनी बने सबको मार रहे हैं? 20 साल पहले क्या हुआ था? सरपंच कहाँ है? उस औरत का परिवार कैसे मरा था? बताइए पंडित लहरीनाथ शास्त्री, बताइए। पंडित कहना शुरू करता है, आपको सच सुनना है तो सुनिए। बबीता नाम था उसका। पति मर गया था। दूसरे राज्य से अपनी 2 बेटियों के साथ भागकर आई थी इस गांव में। यहीं उसे एक आदमी से प्यार हो गया। उसने शादी कर ली उससे, पर वो नहीं जानती थी कि वो कितना बड़ा पापी है। वो एक निकम्मा शराबी जुआरी था जो चंद पैसों के लिए लोगों को बेरहमी से मार डालता था। उसने प्रेम जाल में फंसाकर शादी कर ली बबीता से। वह उसे और उसकी बेटियों को बहुत मारता पिटता था। फिर बबीता गर्भवती हुई तो वो दरिंदा बहुत खुश था, पर इस घर पर सरपंच की नजर थी। वो बबीता और घर दोनों को पाना चाहता था। बबीता के पति ने कई कत्ल किए थे।
कुछ गांव वालों के साथ मिलकर उसने प्लान बनाया उस आदमी और बच्चियों को मारने का, ताकि वो घर हड़प सक। लेकिन तभी उसके पति को पता चलता है कि बबीता बेटे को नहीं, बेटी को जन्म देने वाली है, जिससे उसके गुस्से का ठिकाना नहीं रहा। वो उसे पागलों की तरह पीटने लगा। एक दिन मैं वहीं से गुजर रहा था। बबीता किसी तरह छुपकर उस रात अपनी बेटियों को पीछे के रास्ते मेरे पास भेजती हैं। उधर बहुत ज्यादा दारू पीकर वो आदमी घर आता है और बबीता की जान लेने लगता है। बबीता बचाव में उसे धक्का दे देती है, जिसे उसका सर दीवार पर लगी कील से टकराता है और वो वहीं दम तोड़ देता है। जिसके बाद सरपंच कुछ गांव वालों के साथ वहां पहुंचता है और सारा इल्जाम बबीता पर मढ़कर मारपीट करता है। फिर कुछ गांव वाले बबीता को घर में बंद कर आग लगा देते हैं, जिससे वो उसी में जलकर खत्म हो जाती है। वह वहीं रहती थी जहां अभी आप रहते हैं, एसपी। जिस समय यह घटना हुई उस समय यहां के डीएसपी थे श्याम सुंदर चौधरी। गांव वालों को रोकने व बबीता के पति को पकड़ने के लिए वे निकल पड़े, लेकिन वो जब तक गांव वालों को रोकते तब तक घर में आग लग चुकी थी। मुझे याद है वो भयानक दिन। उस एक दिन में कई घटनाएं हुई थी। सरपंच और उसके चम्मचों ने डीएसपी को भी गायब कर दिया था। श्याम सुंदर चौधरी, ये नाम सुनते ही शुभमन सक पका जाता है। वो बेचैन होते हुए पंडित से कहता है, रुकिए पंडित जी, नाम क्या लिया आपने अभी? श्याम सुंदर चौधरी, क्या हुआ था उनके साथ? मैं पूछता हूं, हुआ क्या था उनके साथ पंडित? पंडित जी आश्चर्य से शुभमन को घूरते हुए कहते हैं, मुझे नहीं पता क्या हुआ था। बस उस दिन मैंने सरपंच ने कहा कि एसपी नहीं दिखा। सरपंच ने कहा उसकी पोस्टिंग कहीं और हो गई है। डीएसपी को लेकर भगत राम ने शुभमन से सवाल किए, सर पर आप इतने विचलित क्यों हैं? शुभमन ने कहा, क्योंकि वो पिता थे मेरे, जिनको मैं पिछले 20 सालों से पागलों की तरह ढूंढ रहा हूं। ये कहते हुए शुभमन की आंखों में आंसू भर आए। सॉरी सर, शुभमन ने गुर्राते हुए पंडित से कहा। कहाँ मिलेगा सरपंच पंडित जी? पंडित ने कहा, एसपी साहेब, बबीता की मौत के बाद उसकी आत्मा पूरी तरह भयावह हो गई। वो हर उस लड़की को ले जाती जो उसकी बेटी की उम्र की है, और हर उस आदमी और लड़के को मार डालती जिसका स्वभाव जरा भी उसके पति से मिलता। इन्हीं सब को रोकने के लिए सरपंच ने डरा धमकाकर मुझसे मेरे एक सिद्धि प्राप्त बाबा का पता लिया। उस बाबा ने बबीता की आत्मा को वहीं पीपल के पेड़ में कैद कर दिया और सरपंच को नाम भेष जगह सब बदलने कह दिया, ताकि गांव में शांति बनी रहे। पर अचानक इस घर के पुनः निर्माण से तबाही मच गई। पीपल का पेड़ भी कट गया और वो रूह आजाद हो गई। वो अपने बच्चों और कातिलों को खोज रही है। जब तक वो नहीं मिलते, किसी को भी वो जिंदा नहीं छोड़ेगी। लोग गायब होते रहेंगे, मरते रहेंगे, और डाकनी का कहर मौत बनकर सब पर बरसता ही रहेगा। सरपंच तक अगर पहुंचना है तो बबीता की रूह से पूरे गांव को आजाद करना होगा, क्योंकि बबीता से डरकर सरपंच छुप कर बैठा है और तब तक बाहर नहीं आएगा जब तक बबीता की रूह शांत नहीं होती। पंडित जी की बात पर हवलदार अब्बू हसन बीच में ही बोल पड़े, लेकिन बबीता की रूह तो तभी आजाद होगी जब बबीता को अपनी दोनों बेटियों का पता मिलेगा। तो हमें सबसे पहले उस तांत्रिक का पता करना चाहिए जिसने सरपंच को आखिरी बार देखा था। वहीं कुछ उसके बारे में बता सके। शुभमन पंडित जी की तरह देखते हुए बोले, आपके पास तो उस तांत्रिक का पता होगा ना? पंडित जी ने कहा, जी मेरे पास उसका 15 बरस पहले का पता है। पता नहीं वो इस पते पर मिलेगा कि नहीं, फिर भी मैं आपको वो पता दे देता हूं। शुभमन ने कहा, ठीक है। शुभमन एक गहरी सांस लेता है, एक हाथ से सर को जरा सा सहलाते हुए सबको आदेश देने लगता है, ओके भगत राम, आप पंडित जी के साथ जाइए और तांत्रिक का पता लेके आइए। अब्बू जी आप तब तक फाइल में देखिए सरपंच का कोई पता या ठिकाना मिलता है कि नहीं। भगत राम पता लाने पुजारी के साथ चले जाते हैं। शुभमन और अब्बू रिकॉर्ड फाइल में सरपंच को पता ढूंढने लगते हैं। शाम होने को थी। थाना पूरी तरह से सुनसान था। बीच जंगल में होने की वजह से झिंगूर और मेंढक की आवाज अंधेरे को चीरकर डर पैदा कर रही थी। पेड़ पर बैठे उल्लू बहुत डरावने लग रहे थे
कुछ देर में भगत राम तांत्रिक का पता लेकर आ जाते हैं, जो थाने से 40 किलोमीटर दूर किसी कब्रिस्तान का था। रात हो चुकी थी। शुभमन ने ठंडी आवाज में थाने में आदेश देते हुए कहा, आप सब डिनर कर ले जल्दी, उसके बाद हम तांत्रिक के पते पर चलेंगे। समय बहुत कम है और मैं हरगिज किसी भी मासूम को गायब होते नहीं देख सकता, इसलिए हमें दिन रात लग्न से अपनी ड्यूटी निभानी होगी। इस खतरे के टलने तक कोई भी अपने घर नहीं जाएगा। सभी एक साथ यस सर कहते हैं। शुभमन भी उन्हीं लोगों के साथ थाने में डिनर करता है। खाने के बाद सभी तैयार थे। तांत्रिक को लाने के लिए जीप तैयार हुई। शुभमन सामने की सीट पर बैठा, हवलदार अब्बू ड्राइवर की सीट पर, क्योंकि उन्हें ही कार ड्राइव करनी थी। भगत राम और उनके साथ 2 सिपाही पीछे की सीट पर बैठे। शुभमन ने कमर के पीछे हाथ देकर पिस्टल आगे जीन्स की जेब में रखा। भगत राम के पास बड़ी वाली राइफल थी, जिसे वो कसकर पकड़े हुए थे। जीप के सारे शीशे लगा दिए गए और देखते ही देखते जीप चल पड़ी, रात से पर्दा उठाने के सफर की ओर। रात का अंधेरा था, किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। बबीता दूर खड़ी जलती हुई काली कोयले सी सबको गुस्से और हंसी से निहारे जा रही थी, और जैसे जैसे जीप आगे बढ़ रही थी, बबीता पीछे छूटती जा रही थी। सफर हर तरफ से डर और खतरे से घिरा हुआ था। फिर भी गाड़ी अपनी गति से डर को चिढ़ती हुई आगे बढ़ती रही थी। सब एकदम चुप थे, एक डर को मन में लिए। तभी जीप के टायर के घिसटने की आवाज से सबकी खामोशी टूटती है। अब्बू ने कहा, सर शमशान आ गया, यहां से भीतर पैदल ही जाना है। भगत राम डरते हुए बोला, क्या अंदर पैदल जाएंगे? नहीं, हम यहीं रहते हैं, गाड़ी की सुरक्षा करते हैं, आप लोग जाइए। शुभमन नाटकीय गुस्से से बोला, चुपचाप जिसे जाना है वो चले, जिसे नहीं जाना वो सस्पेंशन का इंतजार यहीं बैठे बैठे करे। भगत राम जल्दी से हंसते हुए बोला, चलिए सर, कोई जाए ना जाए, हम जाते हैं। ई ससुरी नौकरी मरवा के छोड़ेगी, हे भगवान रक्षा करना। भगत राम मन ही मन दांत पीसते हुए कहते हैं। सभी उतरकर शमशान की तरफ जाने लगते हैं। शुभमन आगे और पीछे भगत राम, अब्बू और बाकी के सिपाही, जिसमें भगत राम की हालत डर से सबसे ज्यादा खराब हो रही थी। इधर उधर देखते शुभमन आगे बढ़ रहा था। तभी उसके पीछे धड़ाम की आवाज होती है, सन्नाटा टूटता है। शुभमन पीछे पलटकर देखता तो भगत राम एक कंकाल में पैर फंसने से गिरे पड़े थे। भगत राम ने कहा, वो सर सॉरी, कंकाल पर पैर आ गया। अब्बू भगत राम को उठाते हैं। शुभमन ने कहा, क्या करते हैं भगत राम, देख कर चलिए, ये शमशान, यहां हड्डियां ही मिलेंगी ना, संभल के चलिए। ये कहकर शुभमन जैसे ही सामने की तरफ मुंह करता है, सामने मैले कुचले काले कपड़ों में कपाल वाला डंडा लिए, लंबे नाखून और भभूत से सना डरावना चेहरा था, जो कोई तांत्रिक लग रहा था। उसने कहा, मूर्खों, प्रेत बेला में यहां क्या कर रहे हो? अपनी मौत को दावत दे रहे हो तुम लोग? भगत राम डर कर सर के पास आते हुए बोला, सर मुझे ये कुछ ठीक नहीं लग रहा, चलिए चलते हैं यहां से। शुभमन भगत राम को हाथ से रुकने का इशारा करते हुए तांत्रिक की तरफ बढ़ता है और कहा, तुम्हारी नौटंकी बहुत हो गई, तुम वही तांत्रिक हो ना जिसने सरपंच को डाकनी से मुक्ति दी थी? तांत्रिक गुस्से से बोला, नाम मत लो उस धूर्त सरपंच का, एकदम लोभी था वो, लोभी। उसने झूठ बोलकर अपने फायदे के लिए मुझे उस डाकनी के लिए इस्तेमाल किया। तब से वो मुझे इस शमशान से निकलने नहीं देती। अगर मैं यहां से निकलता हूं तो मुझ पर मौत बनकर मंडराती है वो। उसी सरपंच ने सबको गायब किया ताकि वो पूरी गांव की जमीन श्रापित कर हड़प सके और उसे बिल्डर को महंगे दामों में बेच सके। पर उसकी करनी का उल्टा असर हो गया। डाकनी उसके खून की प्यासी है। उस डाकनी के कहर से वो खुद छूप रहा है। कल अमावस्या है, ऐसा दिन 15 साल में एक बार आता है। अगर कल तक डाकिनी की बेटियों को खोजा नहीं गया तो वो पूरे गांव को तबाह कर देगी, किसी को नहीं छोड़ेगी। हमें जल्द से जल्द उस सरपंच को ढूंढना होगा। वहीं जानता है डाकनी की बेटियां कहाँ हैं। शुभमन के साथी और तांत्रिक सभी थाने की तरफ लौटते हैं। रात के 2 बज चुके थे। तांत्रिक सभी को बबीता के मकान यानी
शुभमन के ठहरने वाले क्वार्टर में चलने को कहता है। जीप शुभमन के सरकारी क्वार्टर की तरफ घूमती है। वहां पहुंच तांत्रिक शुभमन से कहता है, उसे रोकने का सुराग यहीं है, यहीं से मिलेगा आगे बढ़ने का रास्ता। शुभमन सभी सिपाहियों को बाहर सुराग खोजने कहता है, खुद भीतर चला जाता है। वो तांत्रिक को सिपाहियों से कहकर थाने में बंद करने का हुक्म देता है। भगत राम और अब्बू बाहर सुराग खोज रहे थे। शुभमन घर के अंदर सुराग ढूंढने जाता है। धीरे धीरे कर वो सभी कमरे की एक एक चीज को अच्छी तरफ उलट पलट कर सबूत ढूंढने लगता है। धीरे धीरे शुभमन गैराज की तरफ बढ़ता है, जहां घर के पुराने फर्नीचर और सामान रखे हुए थे। पूरे कमरे में धूल की परत जमी हुई थी। कमरे को मकड़ी के जालों ने घेर लिया था। सारे सामान सफेद कपड़ों से ढका हुआ था। कमरे में सिर्फ अंधेरा था। शुभमन ने अपने फोन की लाइट जलाई और चीजों पर प्रकाश देकर देखने लगा। तभी उसके पीछे की अलमारी में अचानक हलचल होने लगी। शुभमन पीछे मुड़ा तो कोई नहीं था वहां। शुभमन अलमारी की तरफ बढ़ने लगा। पूरे कमरे में खट 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 शुभमन के जूतों की आवाज गूंज गई। शुभमन अलमारी तक पहुंचकर उससे कुछ दूरी पर रुक गया और अलमारी को देखने लगा। लकड़ी की जर्जर अलमारी, जिसके शीशे में दरार आ चुकी थी, बहुत ही पुरानी अलमारी थी। शुभमन उसके अंदर के रखे सामान को देखने के लिए अलमारी को खोलने लगा। उसने जैसे ही अपना हाथ आगे किया, अलमारी अचानक खुल गई। उसमें से एक जलता हुआ हाथ बाहर निकला, जिसने शुभमन का हाथ कसकर पकड़ लिया। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि शुभमन को सोचने तक का मौका नहीं मिला। उसके हाथ पकड़ते ही पूरे कमरे का नक्शा बदलने लगा। वो जर्जर कमरा अब एक नए कमरे में बदल चुका था। दोनों बेटियां मां के गले लग रोए जा रही थी। अंत में उस कमरे की खिड़की को तोड़कर और कुछ कागज उसी अलमारी में रख दिए। तभी वहां एक महिला, जो बबीता थी, वो अपनी दोनों बेटियों को गले से लगाकर घर से भाग जाने का इशारा करती है और बबीता ने दोनों को भगा दिया। तभी उसका पति आया, जो शराब के नशे में धूत था, जिसके डर से वो उसी अलमारी में छुप गई। लेकिन बबीता के पति ने उसे आखिरकार ढूंढ ही लिया। उसने अलमारी से बबीता को बाल पकड़कर बाहर निकाला और उसका सर दीवार से दे मारा, जिससे बबीता के सर पर काफी चोटें लगी। बबीता ने सर से बहते खून को हाथ से रोकते हुए अपने पति से बचने के लिए उसे हाथ से जोर का धक्का दे दिया। धक्के से वो दीवार में लगी कील से टकरा गया और वहीं तड़पने लगा। तब तक वहां सरपंच और बाकी लोग भी आ गए, जिन्होंने बबीता को कागज और बच्चियों का पता न देने पर बबीता को उसी कमरे में जलाकर मार डाला। शुभमन चुपचाप वहीं खड़ा सब देख रहा था। उस दिन की सारी घटना मानो उसके सामने फिर से हो रही हो। पर अचानक अलमारी से किसी ने उसका हाथ छोड़ा, जिससे सारा दृश्य पहले की स्थिति में आ गया। शुभमन बबीता का इशारा समझ गया। उसने बिना देर गवाए अलमारी खोली। उसमें बबीता के पूरे परिवार के साथ ही दोनों बेटियों की पुरानी तस्वीर थी। सुबह के 9 बज चुके थे। शुभमन जल्दी से नहा धोकर फ्रेश होकर थाने की तरफ निकल पड़ा। उसने भगत राम और अब्बू को भी जल्दी से थाने पहुंचने के लिए कहा। थाने पर पहले से ही डिजिटल आर्टिस्ट आए हुए थे। शुभमन तस्वीर दिखाते हुए आर्टिस्ट से बोला, ये 10 साल पुरानी तस्वीर है। इसमें जो ये दोनों लड़कियां हैं, इनका कंप्यूटर से अभी का चेहरा बनाइए। कितनी देर में हो जाएगा? आर्टिस्ट बोला, सर थोड़ा टाइम लगेगा। ये कहते हुए आर्टिस्ट अपना काम करने लगा। शुभमन अपने केबिन में बैठकर स्केच तैयार होने का इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद केबिन में भगत राम आए। सर स्केच रेडी हैं। शुभमन ने कहा, ओह गुड। शुभमन और बाकी सब स्केच देखने गए। सभी की आंखें फटी रह गई स्केच देखकर। अब्बू ने कहा, सर ये तो सुचिता और सपना की तस्वीर है। शुभमन ने कहा, हाँ अब्बू जी, मतलब बबीता की दोनों बेटियां और कोई नहीं, सपना और सुचिता ही हैं। भगत राम उत्सुकता से बोला, सर इसका मतलब सुचिता का किडनैप बबीता की आत्मा डाकनी ने किया था, लेकिन कोई अपनी ही बेटी को इतना ज्यादा दर्द कैसे दे सकती है? शुभमन ने कहा, नहीं भगत राम, बबीता ने किडनैप नहीं किया था। किडनैप उसने किया था जो नहीं चाहता बबीता अपनी बेटियों से मिले, जो चाहता है कि ये गांव के लोग बबीता के कहर से बर्बाद हो जाएं। कुछ कुछ मेरी समझ में आ रहा है और मुझे पता है सरपंच कहाँ मिलेगा।
तभी तांत्रिक बोलता है, आपके पास बस आज रात का समय है एसपी। इसके बाद तबाही को आप भी नहीं रोक सकते। समय बहुत कम है। आज ही की रात उस सरपंच को रोका जा सकता है और बबीता को उसकी बेटी दे जा सकती है। उसके बाद सब तबाह हो जाएगा। अब वक्त आ गया है गांव को कहर मुक्त करने का। शुभमन मन ही मन कहता हुआ चेहरे पर हल्की मुस्कान बिखेरता है। शाम होने वाली थी। शुभमन तांत्रिक को लेकर उसी सुनसान जंगल की छोर पर बने खंडहर से घर की तरफ चल देता है जहां से उसे सुचिता मिली थी। शुभमन भगत राम को, सुचिता और सपना को खंडहर वाली जगह पर लाने के लिए अस्पताल भेज देता है। शाम होने वाली थी। जगह चारों तरह से घने जंगल से घिरी हुई थी। दूर तक बस पेड़ ही पेड़ नजर आ रहे थे। माहौल बहुत ही डरावना था। उस खंडहर वाली जगह पर पहुंचकर तांत्रिक एक गोल घेरा बनाता है। उसमें अपनी तंत्र विद्या की चीजें रखता है। धीरे धीरे अंधेरा पसरा जा रहा था। रात गहराती जा रही थी। शुभमन, अब्बूजी, उनके सभी सिपाही बाहर से ही खंडहर की तरफ देखे जा रहे थे। शुभमन आगे बढ़ता है। तांत्रिक उसे रोकते हुए कहता है, अभी अंदर जाना खतरे से खाली नहीं। अगर कोई अंदर गया तो उसकी लाश ही बाहर आएगी। मैं मंत्र पढ़कर उसे बाहर ही बुलाता हूं, आप सब तैयार रहना। तांत्रिक शुभमन को अंदर जाने से रोक रहा था और भगत राम, सुचिता और सपना को लेकर वहां पहुंचे। सभी के बीच एक खामोशी थी, एक डर भरी खामोशी। तांत्रिक मंत्र पर मंत्र पढ़े जा रहा था। कुछ देर बाद खंडहर से एक आदमी निकला जिसके नाखून बाल बड़े हुए थे, आंखें लाल और होंठ काले। वो किसी जंगली की तरह लग रहा था। वो था तो इंसान, लेकिन पूरी तरह से डरावना लग रहा था। वो डरावनी आंखें निकालते हुए बाहर निकला। शुभमन हल्की मुस्कान लिए बोला, आइए सरपंच साहब, आपका ही इंतजार था। भेष बदलकर आप ही सबको दर्दनाक मौत देते और अफवाह डाकनी की फैलाते। आपने गांव भर में बबीता नाम का टहलका मचाया था। छिपकर लोगों को गायब आप करते और नाम बबीता का लगाते। सुचिता को भी आपने अगवा किया, पर यह जान नहीं पाए कि ये बबीता की बेटी है, वरना इसे मारकर घर के कागज अपने नाम आप कर चुके होते। उस दिन अचानक से हमने बबीता को मुक्त किया, जिसे आपने भ्रमित कर रखा था। सरपंच गुस्से से बोला, बहुत हो गया एसपी, तूने मेरा सारा खेल बिगाड़ दिया। इतने सालों से मैं जिस जमीन के पीछे था उसे तूने 1 महीने में मुझसे छीन लिया। मेरी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। तूने सब मरेंगे तेरे साथ। यहां आए सभी लोग। ये कहते हुए सरपंच ने अपना हाथ घुमाया, जिससे वहां तेज हवाएं चलने लगी। धूल मिट्टी उड़ने लगी, हवाओं में पत्थर उड़ने लगे और सभी को लगने लगे। तभी वहां एक तेज रोशनी हुई और हवाएं शांत हो गईं। काले कपड़ों में एक जली हुई औरत, लंबे नाखून, बिखरे बाल, जगह जगह से निकले हुए मांस के लोथड़े सी, सबके बीच प्रकट हुई ये बबीता थी। उसे देख सरपंच, जो इतने सालों से उससे छुपा हुआ, फिर से छुपने के लिए भागने लगा। पर बबीता उसके आगे अचानक आ गई और एक डरावनी हंसी में हंसने लगी। वो गुस्से से सरपंच को देख रही थी। सभी इस डर भरे मंजर को देख सहमे खड़े थे। सुचिता और सपना भी खड़ी सब देख रही थी। बबीता धीरे धारे मौत बनकर सरपंच की तरफ बढ़ रही थी। सरपंच के पास जाकर बबीता ने उसके बाल पकड़े और एक झटके से सरपंच की गर्दन उसके शरीर से अलग कर दी। उस भयावह दृश्य को देखकर सभी ने अपनी आंखें डर से नीचे कर ली। सरपंच के मरते ही बबीता का डरावना रूप गायब हो गया। सबके सामने बबीता का सफेद साड़ी में एक शांत पूर्ण रूप सामने आया। सपना और सुचिता दोनों बबीता से चिपक कर रोने लगी। बबीता एक हंसी लिए शुभमन की तरफ देख रही थी, मानो उसे मुक्ति दिलाने के लिए धन्यवाद दे रही हो। देखते देखते बबीता हवा बन गायब हो गई। उसका बदला पूरा हो चुका था। उसे मुक्ति मिल चुकी थी। गांव से सदा के लिए ब्रह्मडाकिनी का डर जा चुका था। तांत्रिक को आजीवन सजा हुई। शुभमन के साथ ही भगत राम, अब्बूजी और सपना का प्रमोशन हो गया। उस घटना को बीते कई साल गुजर गए। शुभमन आज भी उस थाने को और घटना को याद करता है। तो साथियों, हमारी आज की ये स्टोरी यहीं पर कंप्लीट होती है और मुझे पूरा यकीन है कि स्टोरी आपको काफ़ी पसंद आई होगी। अगर आप आखिर तक कहानी को सुन रहे हैं तो फिर कमेंट करके मुझे बता दीजिए कि स्टोरी आपको कैसी लगी है और कितनी पसंद आई है। और अगर आपके पास कोई कहानी है तो बेझिझक मुझे भेज दीजिए।
तो चलिए अब आखिरी में अपने कुछ लॉयल फ्रेंड्स के नाम ले लेते हैं। पूनम सक्सेना, दिल्ली। उर्मिला यादव, मध्य प्रदेश। राखी शर्मा, जयपुर। पूजा, ऑस्ट्रेलिया। शिमुप्रीत शेफ, मलेशिया। उस्मान खान, सोनिया, इजराइल। यास्मीन, यूएस। मुस्कान, हिमाचल। केतन कुमार, छत्तीसगढ़। शुभेंदु सिन्हा, असम। सना खान, मणिपुर। गायत्री, छत्तीसगढ़। अरविंद, बंबई। आलोक पांडे, गुजरात। सनोज, नेपाल। सोनिया करमोकर। पुष्पा, गुवाहाटी। चलिए फिर बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगली स्टोरी पर।